बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज ये हिंदी की कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अवधि होगा, ब्रजभाषा होगा, खड़ी बोली होगा या फिर देवनागरी होगा। तो बात कर लें वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो खड़ी बोली है। क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। जरूर ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो बात कर लें हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। किसमें? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है ये देवनागरी है, जरूर ध्यान रखें। बात कर लें पंजाबी भाषा की लिपि, तो ये गुरुमुखी है, ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भाषा जो है भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है ये ब्राह्मी लिपि में हुआ। किसमें हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। खड़ी बोली होगा, ब्रजभाषा होगा, अवधि होगा या फिर पाली होगा। तो सर्वप्रथम हम भाषा के विकास के क्रम की बात कर लें तो सर्वप्रथम कौन सी भाषा? तो संस्कृत हो जाएगी। क्या? तो संस्कृत। संस्कृत के बाद में क्या? तो पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली है। क्या है? तो पाली है, जरूर ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो बात कर लें भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो अनुच्छेद 343 में। किसमें? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखा गया। किसमें? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपका कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो, उसका रिवीजन ना करवाया गया हो। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो बात कर ले ब्रजभाषा की, ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। किसमें? तो काव्य भाषा के रूप में। तो जिसने भी 4th ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। तो बताना है आपको, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सी जो बोली है अथवा भाषा जो है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो यहां पर तेलुगु राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो है ये हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि तेलुगु यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृति से। तो हमने जो आपको भाषा का क्रम पहले ही प्रश्न में बताया, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है, तो हमने आपको बताया संस्कृत। संस्कृत से किसका जन्म हुआ? तो पाली का हुआ। पाली से किसका हुआ? तो प्राकृत का हुआ। प्राकृत से किसका हुआ? तो अपभ्रंश का हुआ। अपभ्रंश से किसका हुआ? तो हिंदी का हुआ। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो भारत में सभी को पता है कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। कौन सी भाषा? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है?
भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। यहां पर आप भारूपीय कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तो भारूपीय कर लीजिए, ध्यान रखना है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारूपीय है, ध्यान रखिएगा। यहां पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो यहां पर जो राइट आंसर है वर्ण। क्या, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, क्या है, तो वर्ण है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों को व्यवस्थित समूह को। प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताना है आपको। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमा अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, थर्ड ऑप्शन है वर्ग के चतुर्थ अक्षर और फोर्थ है वर्ग के पंचमा अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं जो वर्ग के पांचवा अक्षर होता है, कौन सा, तो वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है ये अनुनासिक होता है, जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग का पंचमा अक्षर, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 8, 9, 11 या फिर 14। तो बात कर लें हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 स्वर है। कितने, तो 11 स्वर है। व्यंजन की बात कर लें तो 33 व्यंजन है। कितने, तो 11 स्वर, 33 व्यंजन। दो कितने हैं, तो 2 विसर्ग है। क्या है, तो 2 जो है ये विसर्ग है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। व्यंजन यहां पूछ लिया था तो 33 हो जाता। विसर्ग की बात कर लें तो 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। तो सर्वप्रथम हम संधि की बात कर लें तो संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। कितने, तो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको कमेंट करके बताना है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। तो दयानंद में जो संधि हो जाएगा ये दीर्घ संधि है। क्या है, तो दीर्घ संधि है दयानंद में, जरूर ध्यान रखें। बात करें दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दया धन आनंद हो जाएगा। क्या, तो दया धन आनंद हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। कई बार हमने आपको बताया दीर्घ संधि जहां पर बड़ा आ यानी कि दीर्घा, दीर्घ ई मिल जाए बीच में, तो यहां पर या के ऊपर क्या है, तो दीर्घ आ है, तो वहां पर आप दीर्घ संधि लगा देना, मैक्सिमम टाइम आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुण संधि की बात कर लें तो बीच में अ का मात्रा मिल जाए, क्या मिल जाए, तो अ मिल जाए, लगा देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें सदैव में प्रयुक्त संधि, तो सदैव का जब संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, सदा, क्या, सदा धन एव हो जाएगा। क्या, तो सदा धन एव हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। आ, दीर्घ आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, तो अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो अ बन जाएगा। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगा, तो वृद्धि संधि। क्या, तो स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी, तो वृद्धि संधि हो जाएगी, जरूर ध्यान रखिए। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। यहां पर दिया हुआ है 2 वर्णों के मेल को, क्या, तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो जब यहां पर बात करें कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो वर्ण जब दिया होगा तो संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वर्ण जब दिया होगा तो संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर प्रश्न होता कि 2 शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, तो जब 2 शब्दों का मेल होगा तो समास हो जाएगा। क्या, तो समास हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न में दिया हो कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे। और 2 शब्दों से बनने वाले, कह सकते हैं जब 2 शब्दों की बात करेगा, 2 शब्दों के मेल से, तो वहां पर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो समास हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संयोग,
मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। तो सिंपल है, यहां पर स्वर संधि का जो उदाहरण है ये पवन है। क्या है? तो पवन हो जाएगा। पवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पो हो जाएगा। पो धन अन हो जाएगा। क्या? तो पो धन अन हो जाएगा। ओ क्या? तो ओ और आ मिल करके क्या बन जाएगा? तो औ बन जाएगा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो अयादि संधि। क्या? तो अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि किस में आती? तो स्वर संधि में आती। तो यहां पर पवन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती? तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो आंसर आप जरूर सही करेंगे। संधि कितने प्रकार की होती? 1, 2, 3 या फिर 4। तो संधि कितने प्रकार की होती? तो 3 प्रकार की होती। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार के होते। जब पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार होती तो 3 प्रकार होती। उसी में पूछ लिया जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते तो 5 प्रकार होते। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। यड़ संधि होगा, गुण संधि होगा, वृद्धि संधि होगा या फिर अयादि संधि हो जाएगा। तो बात कर लें पवित्र का, तो जब हम पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन इत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पो धन इत्र हो जाएगा। ओ और ई मिल करके अभी बन जाएगा। तो यहां पर अयादि संधि हो जाएगा। क्या? तो अयादि संधि हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या फिर संकर हो जाएगा। तो बात कर लें विभावरी की, तो विभावरी जो है ये तत्सम शब्द है। कई बार हमने आपको बताया जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते उन्हें क्या कहते? तो तत्सम शब्द कहते। तो विभावरी क्या हो जाएगा? तो विभावरी तत्सम शब्द है। जरूर ध्यान रखें। तद्भव की बात कर लें तो जो संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज की बात कर लें तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का ना ही पता हो उन्हें देशज कहते हैं। ध्यान रखना है। संकर जो है ये 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर के बनते हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला होगा, घुड़सवार होगा, लंबोदर होगा या फिर नाग हो जाएगा। तो योग रूढ़ शब्द आपको बताना है। कई बार मैंने आपको बताया योग रूढ़ शब्द वो होते जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है सभी योग रूढ़ होते। तो यहां पर लंबोदर दिया हुआ है तो लंबोदर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द है। जरूर ध्यान रखें। लंबोदर क्या है? तो योग रूढ़ शब्द है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमने कई बार आपको बताया है तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या फिर संकर हो जाएगा। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंपल है, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया हो गया। क्या? तो डिबिया हो गया, डोंगा हो गया, कटोरा हो गया। ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? तो देशज शब्द हैं। ध्यान रखना है। संकर शब्द की बात कर लें, 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है। फारसी होगा, अरबी होगा, तुर्की होगा या फिर पुर्तगाली हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। कमेंट में कोई भी कंजूसी आप लोग ना करें। तो बताना है कि वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो यहां पर वकील की बात करें तो वकील जो है ये अरबी शब्द है। किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का शब्द है वकील। प्रश्न पूछा जाता है मुहावरा, तो मुहावरा भी है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। जरूर ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। पुर्तगाली की बात करें तो तंबाकू जो है ये पुर्तगाली शब्द है। जरूर ध्यान रखना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो बात करें चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। किसका है? तो जब हम चाय की बात करेंगे तो चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। जरूर ध्यान रखना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दोस्तों हमने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता और हमने कवर ना किया हो। संज्ञा है, सर्वनाम है, देशज, विदेशज जो शब्द हैं आपके हो गया तद्भव, तत्सम,
सभी शब्दों को हमने, भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पूरे ध्यान से अगर ये प्रश्न आप देख लेते हैं तो निश्चित ही एग्जाम में आप फतेह करके आएंगे। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय होगा, पहाड़ होगा, यमुना होगा या फिर आम होगा। तो बात कर ले संज्ञा की, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो दुनिया में अकेला हो, जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा और कोई ना हो, जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा और कोई ना हो, कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे यमुना दिया हुआ है, अगर यहां पर नदी होता तो जातिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन नाम दिया है। यमुना नदी कितनी है? तो यमुना नदी अकेली है। यहां पर नदी अगर दिया होता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यमुना नाम दे करके दे रखा है तो यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जरूर ध्यान रखिए। आम की बात करें तो आम के जैसे और आम होते हैं। आम के जैसे अभी किसी का नाम दे दे, कौन सा आम है, लंगड़ा है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल आम दिया हो तो आम किसमें जाएगा? तो आम के जैसे बहुत आम है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा वो होती जो जिसके जैसे और हो, जो पूरे जाति का बोध कराए, वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता। गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर यमुना की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है पूरे जाति का बोध कराती। तो जवान दिया हुआ है, बालक है, सुंदर है, मनुष्य है, तो मनुष्य के जैसे और मनुष्य है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। बालक के जैसे और बालक है, जातिवाचक संज्ञा। जवान के जैसे और जवान है, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर सुंदर जो है ये भाववाचक में जाएगा, तो जरूर ध्यान रखना है। सुंदर यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बात कर लें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि इसे आप छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को आप प्लेट में परोस नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो प्लेट में आप परोस नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पूरे बहुत आराम से प्रश्न को पढ़ना है। नहीं दिया होता आप देखते नहीं और एग्जाम में गलत करके प्रश्न आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, पूरे ध्यान से पढ़ना है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई दिया हुआ है, चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है। तो मिठाई को तो आप प्लेट में परोस सकते हैं, छू सकते हैं, तो मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आप गलती करते हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो जब पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते। कितने होते? तो 3 भेद होते। अगर यहीं पर रचना के आधार पर पूछ लेता या फिर ऐसे पूछ लेता कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने भेद होते, तो 5 हो जाएगा। कितना? तो 5। लेकिन ध्यान रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार बने कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 लगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपने 5 गलती से भी लगा दिया, अगर वहां पर पूछ लिया व्युत्पत्ति के आधार पर और 5 आप लगा देंगे, तो निश्चित है आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप राइट आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि हमने भाववाचक संज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। भाववाचक संज्ञा कौन होती? तो जिसको आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप प्लेट में परोस नहीं सकते, वो क्या होती? तो भाववाचक संज्ञा होती है। आप देख लेना, जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो देखना किसे हम प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते। अगर आप नहीं परोस सकते तभी वो भाववाचक संज्ञा होगी। जिसे आप छू नहीं सकते तभी भाववाचक संज्ञा होगी। यहां पर दिया हुआ निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। शत्रुता को आप छू सकते हैं। वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो वीर, वीर ये भी क्या हो जाएगा? आपको बताना है। राइट आंसर आपको जरूर बताते रहना। लेकिन यहां पर जो शत्रुता है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। वीर को आप छू सकते हैं, मनुष्य को भी आप छू सकते हैं, मनुष्य को भी आप छू सकते हैं, गुरु को भी आप छू सकते हैं। लेकिन शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है, केवल आप अनुभव कर सकते हैं। तो शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है पवन सुत।
मारुति, विनायक या फिर अंजनी पुत्र। बात कर लें हनुमान का जो पर्यायवाची होता है ये पवन सुत होता है। क्या? तो पवन सुत होता है, मारुति भी होता है, अंजनी पुत्र भी होता है, लेकिन विनायक जो है ये गणेश भगवान का पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखिएगा। विनायक जो है ये गणेश भगवान का है, लंबोदर भी गणेश भगवान का है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, यहां पर विनायक राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत फल दिया हुआ है, आम्र है, रसाल है और फिक है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना। आप लोग कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से आपको प्रश्न याद हो जाएगा। तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत फल, आम्र, रसाल या फिर फिक। तो यहां पर बात करें तो अमृत फल भी आम का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है। आम्र भी है, रसाल, लेकिन पिक जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। तुरंग दिया हुआ है, मृगेंद्र है, मृगराज है, व्याघ्र दिया हुआ है। तो ये जो तीनों है, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, ये जो तीनों है ये किसका पर्याय है? तो सिंह का है। किसका है? सिंह का है। शेर का कह सकते हैं, सिंह का है, शेर का है। और बात कर लें क्या होता है तो सिंह हो गया, शेर हो गया, वनराज हो गया। क्या हो गया? तो वनराज हो गया। और क्या हो गया? तो शार्दुल हो गया, केसरी हो गया। ये सब जो है ये शेर के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, शेर, वनराज, केसरी, ये सब जो है शेर का पर्यायवाची यानी कि कह सकते हैं सिंह का पर्यायवाची। जबकि तुरंग की बात करें तो तुरंग किसको बोलते हैं? तो घोड़ा को बोलते हैं, इसका घोटक हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द बताना है। कह सकते हैं जब अपर्यायवाची दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर दिया हुआ है, दिवाकर है, सूरज है, महेंद्र है। तो यहां पर बात करें दिनकर भी जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर भी होता है, सूरज भी होता है, लेकिन यहां पर महेंद्र जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। महेंद्र किसको बोलते? तो देवेंद्र को बोलते। किसे? तो देवेंद्र को बोलते। जो है महेंद्र का जो पर्याय होता देवेंद्र होता, सुरेश होता, सुरपति होता, वासव होता, वज्रधर होता। तो आपको पता चल गया होगा किसका है महेंद्र का पर्यायवाची। तो महेंद्र जो ये इंद्र भगवान का किसका है? तो इंद्र का है। तो महेंद्र का क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा, वासव हो जाएगा, वज्रधर हो जाएगा, मधवा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो एग्जाम में। अगला प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं। वही प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नागर का पर्यायवाची शब्द बताइए। नगर ढोल चतुर ग्रामवाची। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द ये चतुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चतुर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर ब्रह्मचर्य। तो राजा का जो विलोम हो जाएगा ये रंक हो जाएगा। क्या? तो राजा का विलोम हो जाएगा रंक हो जाएगा। बात कर लें सन्यासी, तो सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। क्या होगा? तो सन्यासी का जो विलोम होगा ये गृहस्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो गृहस्थ होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। अतिसंख्यक होगा, बहुसंख्यक होगा, महासंख्यक होगा या फिर बाहुल्य हो जाएगा। बात करें कि अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक जिसे बोलते हैं जिनकी संख्या कम है, तो यहां पर सिंपल है, बहुसंख्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अल्पसंख्यक का जो विलोम हो जाएगा ये बहुसंख्यक हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, मानव का सही विलोम शब्द बताइए। दानव, दैत्य, राक्षस या फिर पुरुष। तो मानव का जो सही विलोम होगा ये क्या हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखें, मानव का सही विलोम हो जाएगा दानव। क्या? तो मानव का सही विलोम हो जाएगा दानव। मानव का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो दानव हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? पश्चिम होगा,
पूर्व होगा, वाम होगा या फिर दायां होगा। तो पश्चिम का जो विलोम हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का जो विलोम हो जाएगा वाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दक्षिण का विलोम वाम हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दाया का विलोम बायां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए एक शब्द बताइए। बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या फिर वाक्पटु। यहां पर बात करें जो व्यर्थ की बातें करता हो, वाचाल किसको बोलते? जो बहुत बोलता हो। यहां पर जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे बोलेंगे कुवक्ता। क्या? तो कुवक्ता बोलेंगे जो व्यर्थ की बातें करता हो। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द बताइए। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र या फिर दर्शन प्रिय। कहते हैं जो देखने में प्रिय हो। क्या? जो देखने में प्रिय लगता हो, क्या कहेंगे उसको? तो कमेंट करते रहना है, राइट आंसर आपको जरूर तो बताना है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या बोलेंगे? समदर्शी बोलेंगे, प्रियदर्शी बोलेंगे, प्रियपात्र बोलेंगे या फिर दर्शन प्रिय बोलेंगे। तो बात करें जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एहसान न मानने वाला को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, विश्वासघाती या फिर परोपजीवी। तो एहसान ना मानता हो, जो किए गए एहसान को ना माने, उसे कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो कृतज्ञ बोलेंगे। ध्यान रखिए, कृतज्ञ किसको बोलते? जो एहसान को मानता हो, जो किए हुए का एहसान मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जबकि उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द बताइए। विजित, अज्ञेय, अजेय या फिर दुर्जेय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? तो दुर्जेय हो जाएगा। क्या? तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय बोलेंगे। क्या? तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। वसुंधरा, माता, जननी या फिर वीर प्रसू। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहेंगे वीर प्रसू। क्या? तो जो वीर पुत्र को जन्म देगी उसे बोलेंगे वीर प्रसू। जननी किसे बोलते? तो मां को बोलते। वसुंधरा पृथ्वी का पर्याय है, माता भी मां का पर्याय है, तो जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त या फिर शैव। बात करेंगे कि शिव की आराधना करने वालों को क्या कहेंगे? तो वैष्णव कहेंगे, सिद्ध कहेंगे या फिर शाक्त कहेंगे। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में आपको कोई कंजूसी नहीं करना है। तो जो शिव की आराधना करेगा उसे कहेंगे शैव। क्या कहेंगे? तो शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 दिसंबर या फिर 10 नवंबर। बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 10 जनवरी को। जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो बात करें मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये जो तीनों हैं ये बिहारी हिंदी से संबंधित, जबकि अवधी जो है ये बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अवधी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? वागरू, वघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बताना है आपको अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो बात कर लें अर्धमागधी, तो एबीसी करके आपको ध्यान रखना है, ए, बी और सी। ए से अवधी, अवधी जो है यह भी अर्धमागधी से विकसित हुई है। बी की बात करें तो वघेली भी अर्धमागधी से विकसित हुई है। सी से छत्तीसगढ़ी भी अर्धमागधी से विकसित हुई है। तो यहां पर राइट आंसर है बघेली। क्या है? तो बघेली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो बघेली है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जो पहला प्रश्न जो था आज का उसी में हमने इसे बताया था। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित सही करेंगे। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कह सकते हैं। प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? यानी कि प्राकृत का जन्म जो है किस भाषा से हुआ है? तो पाली थी।
सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत के बाद नेपाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न हमने लिए थे।